कि मैं ही नहीं तैयारी कर रहा, इधर उधर धक्के खा रहा हूँ। ये था कि लास्ट अटेम्प्ट मेरा यही है, अगर इसमें नहीं हुआ। एक बार तो बंदा टूटने तो सेंटर लेवल पे जाके एक तरह से 3 स्टार का झंडा गाड़ दिया। कह रहे थे कि 30 से 35 लाख कैंडिडेट थे। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपका, तो फिर तो कट थ्रोट कंपटीशन है। मतलब 1 2 3 4 अटेम्प्ट भी लग जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ऐसे कंपटीशन बहुत। सीजीएल में मेरे को यही लेनी थी, जीएसटी इंस्पेक्टर, तो वो मेरे को मिल गई। प्री निकल जाता था वैसे ही, हमारा तो बैच ही वॉश आउट हो गया था। मतलब कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ हमारे बैच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर हरियाणा की यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं हिसार के अंदर और हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया में लगभग 30 से 35 लाख बच्चों में से 797वीं रैंक हासिल की है और अपनी मनपसंद की नौकरी इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल की है। तो आज हमारे साथ मौजूद है करण बेनीवाल और इनसे तमाम बातें करेंगे, कैसे क्या प्लान रहा इनका, किस तरह से तैयारी की, कहाँ इन्होंने तैयारी की, इन सब बातों के साथ स्वागत है भाई साहब आपका। राम राम भाई, आपके दर्शकों को भी राम राम। तो सबसे पहले यही सब जानना चाहते हैं, एक बार आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बता दो, कहाँ से स्कूलिंग हुई, कहाँ से उसके बाद आपने शुरुआत की। मैं भाई साहब गांव सलेमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग हमेशा हिसार से हुई है। जाट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन के लिए। साइंस 12th तक मेरे पास साइंस थी और ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट्स पे स्विच कर दिया था। तो हरियाणा वाले तो लगभग तो ये सोचते हैं कि या तो एचएससी में देख ले कोई क्लर्क वगैरह की, आपने तो सेंटर लेवल पे जाके एक तरह से 3 स्टार का झंडा गाड़ दिया। इसके पीछे की क्या कहानी रहती है, मतलब कैसे सोचा कि एसएससी ऑप्शन चुना जाए। देखिए, एचएसएससी का थोड़ा सा मामला अटपटा सा है। सिलेबस डिफाइंड नहीं है। सिलेबस भी कभी ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी बिल्कुल बेसिक आ जाता है। एग्ज़ाम भी हर साल नहीं होता, कभी डिले हो गया, कोई केस डल गया, ये वो। एसएससी का फिर भी थोड़ा सा यूं है, आदमी को श्योरिटी रहती है कि हो तो जाएगा एग्ज़ाम, चाहे केस डले तो भी 2 साल 1 साल 3 साल में रिजल्ट आके सिलेक्शन तो मिल जाएगा। धांधली भी कम है एसएससी में, शायद हरियाणा वालों में ज़्यादा मिलेगी। तो उस पर्पज से यूं एसएससी की तैयारी करेंगे, ये एचएसएससी वगैरह तो कभी दे ही लेंगे। अच्छा, एसएससी की आप कह रहे हो कि मतलब भर्ती तो कंप्लीट हो ही जाएगी, उसका कुछ टाइम पीरियड रहता है कि 6 महीने या साल में तो भर्ती को फाइनलाइज करना ही है। टाइम पीरियड देखिए, 1 1.5 साल 2 साल तक लगते थे पहले, लेकिन अब क्या है, एसएससी ने मेरे वाले जो मैंने दिया है 22 वाला, उसमें पैटर्न चेंज हुआ था। तो उससे क्या है, कई चीज़ें हटा दी। जैसे डीवी पहले एसएससी लेता था, पेपर भी टाइपिंग वाला अलग दिन होता था, एसए डिस्क्रिप्टिव अलग दिन होता था। उससे क्या है, प्रोसेस ही लंबा खिंच जाता था और फिर रिजल्ट आने में भी टाइम लगता था। अब क्या, एसएससी सिर्फ मेंस तक करता है, उसी दिन आपका टाइपिंग ले लेता है और डिपार्टमेंट में दे देता है डीवी वगैरह। तो उससे प्रोसेस फास्ट हो गया। तो अब यूँ मान सकते हैं 1 साल के पूरा अंदर आ जाती है ज्वाइनिंग। अब आप बता रहे थे कि 30 से 35 लाख कैंडिडेट थे और उसमें आपकी 797वीं रैंक आई है, तो कितना टफ कंपटीशन मानते हो इसमें आप? देखिए, कंपटीशन तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका बेस कैसा है, आपका एप्टीट्यूड पहले से कैसा है। अदरवाइज अब आपका बेस नहीं है और फिर तैयारी में घुस रहे हो तो फिर तो कट थ्रोट कंपटीशन है। मतलब 1 2 3 4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। लोग मुखर्जी नगर बैठे रहते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। वहीं अगर आपका बेस अच्छा है या आपने पहले इस तरह की कोई और तैयारी कर रखी है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और वैसे कंपटीशन बहुत है क्योंकि हर तरह का कैंडिडेट आ रहा है। आईआईटीज वगैरह के भी आ रहे हैं, यूपीएससी वाले भी एक बार बैकअप के लिए एसएससी को देते हैं। तो वैसे बहुत कंपटीशन है इसमें। तो आपकी एक तरह से आप कह रहे हो कि मनपसंद जॉब हो गई। हाँ, सीजीएल में मेरे को यही लेनी थी, जीएसटी इंस्पेक्टर, तो वो मेरे को मिल गई। तो अब तो जिस तरह से इंस्पेक्टर बन गए हो, 3 स्टार हो गए हो, तो रिश्ते वालों की भी लाइन लगने लगी है। वो तो देखिए, वो तो है ही। अपने इंडिया में जिस समाज से अपन बिलोंग करते हैं उसमें सरकारी नौकरी की वैल्यू तो होती है। पर अभी मैं छोटा हूँ। जैसे हम 3 भाई हैं, मेरा बड़े वाला भी जीएसटी में है, मैं सबसे छोटा हूँ। तो अभी इतना है नहीं, बातचीत नहीं चल रही। पर हाँ, मन मन में चलने लग जाता है कि भाई हाँ, ये भी एक रिश्ते के लिए कैंडिडेट है। अच्छा, अब तीनों भाई जीएसटी में वहां बता रहे हो इंस्पेक्टर हो। 2 भाई हैं हम, एक तैयारी कर रहा है, वो इसका अगले साल निकल जाएगा। मतलब जी, श्योरिटी है। हाँ बिल्कुल। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे कह रहे हो उसके बारे में भी? तैयारी कर रखी है, मॉक्स वगैरह में नंबर आते हैं तो भाई 1 2 बार तो गड़बड़े हो जाती हैं, लेकिन कब तक होंगी। वो सिलेक्शन तो हो ही जाते हैं। एक अटेम्प्ट हो सकता है आपका, भाई पेपर अच्छा नहीं भी हुआ लेकिन नेक्स्ट में निकल जाओगे अगर आपकी तैयारी है, मॉक्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। अब 3 भाई हो, हम मतलब दुआ करते हैं कि अगले उसका भी हो जाए, तो तीनों में ये कंपटीशन हो जाएगा फिर तो तीनों जीएसटी में, मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा इसका। नहीं, ऐसा है, अभी तो आगे और तैयारी करनी है तीनों को ही।
तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है कि भाई मैंने तीर मार दिया या ये कर दिया। बस ठीक है, एक बार बेस हो गया, बैकअप हो गया, टेंशन नहीं है घर चलाने की, रोटी पानी की, उन चीज़ों की टेंशन हट चुकी है और आगे तैयारी करने के लिए अब 100 रास्ते खुल जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं रहता आदमी पे। अब जिस तरह से एक बार बंदा बी प्लान तो अपना रखता है, ये आपने जो एग्ज़ाम दिया, ये आपका पहला एग्ज़ाम था या इससे पहले और भी एग्ज़ाम दिया आपने? ये सीजीएल का तो मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, सीरियस अटेम्प्ट। और इसके अलावा मैंने आईबीपीएस, ये बैंकिंग के एग्जाम्स दिए हैं, उनमें मेरा प्री निकल जाता था वैसे ही। उस एसएससी की तैयारी कर रखी थी तो वो ईजी लगते थे थोड़े। और सीडीएस दिया है मैंने 2 बार, वो निकल गया था मेरा एसएससी की वजह से ही। तो एग्ज़ाम तो कई दिए लेकिन सिलेक्शन मैंने इसी में लिया है, कंप्लीट पूरा प्रोसेस करके। किसी का मेंस नहीं दिया, किसी की कोई नौकरी अच्छी नहीं लगती थी मेरे को, तो पूरा प्रोसेस मैंने इसी का भी किया, एसएससी का। और प्लान बी था मेरा एसएससी भी। अच्छा, सीडीएस का दिया आपने, तो उसमें भी इंटरव्यू वगैरह कई दिन होते हैं, उसमें कहाँ तक पहुँचे आप? उसमें कॉन्फ्रेंस तक गया था मैं, या तो स्क्रीन आउट हो जाता आदमी, पहले ही दिन निकल जाता है, या 5वें दिन कॉन्फ्रेंस में निकलता है। तो कॉन्फ्रेंस तक गया था, हमारा तो बैच ही वॉश आउट हो गया था, मतलब कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ हमारे बैच में। और एक बच्चा भी सिलेक्ट नहीं हुआ? नहीं, क्यों? कई बार बैच ही वॉश आउट हो जाता है, कई बार एक को रेकमेंड किया जाता है, कई बार 2 को किया जाता है। तो 5 दिन चला था, उसमें बैच ही वॉश आउट था, तो मैं भी सब बार साथ में। तो अब बहुत से स्टूडेंट, मतलब आप दिल्ली देखो, हर जगह पढ़ने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि फुल कंपटीशन है। अगर आप ये बताना चाहें कि आपका मोटिवेशन रोज क्या था दिल्ली का? देखिए, मोटिवेशन तो यही होता है, घर के हालात सुधारना, अच्छी लाइफ जीना, और खुद को भी कहीं न कहीं खुद की नज़रों में प्रूव करना, या समाज के आगे प्रूव करना कि भाई हाँ, कुछ लेवल है। समाज में अगर आपके पास कुछ है नहीं तो इज़्ज़त भी नहीं होएगी, पैसा नहीं है तो इज़्ज़त नहीं होएगी, पोज़ीशन नहीं है तो इज़्ज़त नहीं होएगी, शादी नहीं होएगी, ये नहीं होएगा, वो नहीं, सारी चीज़ें डिपेंड ही आप कितना कामयाब है उस पे करती है। तो मोटिवेशन तो वहीं से आ जानी चाहिए किसी बच्चे को। और दूसरा ये खुद की लाइफ भी सुधारनी है, कब तक भई ऐसे ही धक्के खाएँगे, तो बस यही मोटिवेशन थी। अच्छा, फिर मतलब ये आपका मोटिवेशन डेली डोज, एक बार तो बंदा टूटता है कि हाँ अब तो यार बहुत हो गया, चलो छोड़ देते हैं, उसके बाद सारा दोबारा रिफ्रेश कैसे होते थे? देखिए, टूटना ये है, खुद की गलतियों से ही टूट जाता है आदमी आधी बार। तो जैसा मेरे केस में था कि मैं ही नहीं तैयारी कर रहा, इधर-उधर धक्के खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मौज-मस्ती कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों में क्या है, मेरा कई एग्ज़ाम्स छूट भी गया, आईबीपीएस वगैरह का भी, वही मेंस वगैरह अच्छे से नहीं दिया, तैयारी नहीं करी। सिलेक्शन बहुत पहले ले लेता, लेकिन वही बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। अगर आईबीपीएस का निकल जाता तो शायद मैं सीजीएल की नहीं करता, आईबीपीएस का नहीं निकला तो मेरे पे एक अलग प्रेशर था कि सीजीएल यही लास्ट है ऑप्शन मेरे पास। अगर ये नहीं निकला तो 1 साल कोई भर्ती भी नहीं अच्छी। क्लेरिकल वगैरह वगैरह का मेरा था नहीं कि मैं क्लेरिकल जॉब वगैरह के लिए ज़्यादा हाथ-पैर मारूँ। तो बस ये था कि लास्ट अटेम्प्ट मेरा यही है, अगर इसमें नहीं हुआ तो बात जाएगी अगले साल पे, और फिर मुश्किल हो जाएगी। मेरे घरवाले भी कहेंगे 2-3 साल से क्या कर रहा है? पेपर तो तेरे कब से ही निकल रहे हैं और तू सिलेक्शन नहीं ले रहा। तो वो प्रेशर उस तरह का था। शुरू से ही सोच रखी थी नौकरी करनी है तो 3 स्टार वाली करनी है, हाँ, कलर वगैरह की तो करनी ही नहीं। एज़ अ बैकअप एक बार ये है कि भाई हाँ, इतना तो हो ताकि एटलीस्ट आदमी अच्छी लाइफ़ जी सके। आगे फिर फर्स्ट क्लास सर्विस के लिए मेरे ऊपर है कितनी मेहनत करनी है या क्या है, क्या मोटिवेशन रहता है, क्या डेडिकेशन रहता है, क्या सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, वो तो मेरे ऊपर है। पर हाँ, इतना था मिनिमम सा, इतना तो होना चाहिए कि सोसाइटी में आदमी इज़्ज़त से रह सके। अब बहुत से स्टूडेंट, मतलब उनका सवाल रहते हैं कि जो मतलब A1 अधिकारी या फिर इंस्पेक्टर लेवल के बंदे हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? कितने घंटे पढ़ते हैं? वो तो नहीं सोचते कि 18-18, 20-20 घंटे वो सोते हैं, नहीं सोते, खाने का पता नहीं। कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्या स्ट्रैटेजी थी? थोड़ा आप एक बार थोड़ा डिस्क्लोज़ करो उसको। जी, बिल्कुल, ये तो है, लेकिन ये एक बहुत सब्जेक्टिव केस है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सबको अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। आप गाइडेंस ले सकते हो किसी टॉपर से या किसी से भी, पर इन द एंड आपका ही होता है जो आप भई खुद की कमियाँ निकालना, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो उन चीज़ों पे बात आ जाती है। स्ट्रैटेजी लास्ट में खुद की ही होती है। आप उसको थोड़ा-सा मोल्ड कर सकते हो टॉपर्स के हिसाब से, लेकिन स्ट्रैटेजी खुद की होएगी। और घंटों की अगर बात करें तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई हो सकता है 4 घंटे में एफिशिएंसी लूज़ कर दे अपनी, और कोई हो सकता है 10 घंटे ही पढ़ रहा है। पर एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं मानता हूँ 4 से 6 घंटे भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तरीके से, तो वो मोर देन सफिशिएंट है कंसिस्टेंटली। मान लो 1 साल तक अगर आप 4-6 घंटे भी पढ़ रहे हो, पढ़ डेली रहे हो, तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपका अच्छा, सिलेबस। मतलब आप 4 से 5 घंटे पढ़ते थे? मेरा लास्ट में ऐसा आ गया था, लास्ट के 2 महीने मेंस के लिए ही तैयारी शुरू की थी असल में तो मैंने दोबारा से सीरियसली, तो उसमें मेरा ऐसा आ गया था, सोच तो मेरी थी कि भाई 12-15 घंटे भी करूँ मैं, जिम वगैरह सब छोड़ दी थी मैंने। पर इतना हो नहीं पाता था क्योंकि कब दिमाग थोड़ा खराब हो ही जाता है, इतनी तैयारी होती नहीं है। पर हाँ, 12 घंटे ही सोचोगे तो आपके 5, 6, 7 घंटे अच्छे से निकल जाएँगे। अच्छा, एसएससी
बहुत एक तरह से ऑल इंडिया में मतलब भर्तियां करवाता है। तो इसमें सीजीएल में कितनी क्या-क्या कौन-सी नौकरी होती है? एक बार थोड़ा बताना चाहोगे दर्शकों को? जी, इसमें कई नौकरी हैं, अलग-अलग ग्रेड पे की हैं, 28-30 नौकरी होंगी शायद इसमें। हुँ। जीएसटी इंस्पेक्टर होगी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होगी, डबल एओ होगी, वही डबल एओ की नौकरी 4800 ग्रेड पे की है, ये हुँ। इंस्पेक्टर वाली 4600 ग्रेड पे की है। ग्रेड पे होता है सरकारी नौकरी में, हुँ। उस ग्रेड पे से ही आपकी बेसिक बनती है और उसी पे फिर डीए वगैरह लग के आपकी सैलरी तैयार होती है। तो इंस्पेक्टर वाली ये 4600 ग्रेड पे होगी, सब इंस्पेक्टर की भी है, सीबीआई में जैसे सब इंस्पेक्टर पे जाता है, शायद 4200 ग्रेड पे है उसका। और अलाउंसेस हर जॉब में अलग होते हैं, काम अलग होता है, तो हुँ। एमईए मिनिस्ट्रीज़ की भी जॉब है इसमें, एमईए वगैरह जो टॉपर्स ऑप्ट करते हैं मोस्टली। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था खैर उसमें। और भी बहुत जॉब्स हैं, एएसओ, सीएसएस, एएसओ, रेलवेज़ में मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हुँ। तो इस तरह कई नौकरी हैं। तो वो खुद की प्रेफ़रेंस पे उसको क्या लेना है, तो मैंने तो जीएसटी डाला था फर्स्ट प्रेफ़रेंस में, मुझे वो मिल गया। तो अभी ये रहता है जिस तरह से कि जो रैंकिंग आती है अंडर 100 की 100 आ गई, 200 आ गई, 300 आ गई, जिस तरह से आपकी 797 में रैंक है। अगर रैंक और नज़दीक होती तो उसका कुछ बेनिफिट होता? देखिए, मेरा तो कोई इस बार ऐसा बेनिफिट था नहीं, क्योंकि जो मेरे को जीएसटी चाहिए थी और जहाँ-जहाँ वैकेंसी थी जीएसटी की, जैसे नॉर्थ में तो है नहीं इस बार, हुँ। तो या तो मेरी टॉप 10 में ही रैंक हो, और ये अदरवाइज़ मेरी कुछ भी अगर इससे 300-500 नीचे भी होती, तो भी मेरे को वही मिल जाता जो अब मेरे को मिलेगा। हालाँकि रैंक मैं भी डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर रहा था, हुँ। लेकिन वो 1-2 सिली मिस्टेक या पता नहीं क्लिक नहीं हुआ माउस कैसे क्या, तो मेरी रैंक नीचे उतर गई। मेरे को एक्सपेक्टेड था ऑल इंडिया 20 या अंडर 50 तो आएगी रैंक, पर उसका कोई फ़र्क नहीं है। एनीवेज़ ठीक है, जो मिलना था मेरे को मिल गया। जैसे कि मेरे 330 है मेंस में, तो मेरी रैंक है 797, वहीं 3 क्वेश्चन ज़्यादा हैं जिसके 342, तो उसकी रैंक है 3 वो ऑल इंडिया 15। तो क्या यार, मार्क्स के हिसाब से नॉर्मलाइज़ेशन पे ही फ़र्क पड़ता है, तो जी एक क्वेश्चन भी ज़्यादा ठीक है तो हो सकता है 797 से मैं सीधा 200 पे आ जाऊँ या कितने पे आ जाऊँ, तो वो तो चलो वेरी करता है। पर हाँ, ठीक है, यही नौकरी मिलनी थी, वो मिल गई है इस बार तो। अब खुश हो इस नौकरी से? हाँ, इस अटेम्प्ट में तो मैं खुश हूँ, दोबारा लेकिन देना पड़ेगा दिल्ली में जीएसटी आने के लिए, भई घर के पास हो जाए, हिसार से बिलॉन्ग करते हैं। तो एक बार अटेम्प्ट तो और देना पड़ेगा, पर हाँ, नौकरी यही चाहिए थी। अब लोकेशन लोकेशन डिपेंड करता है रैंक पे आपका, जैसे जीएसटी तो पीछे वालों को भी मिल जाएगी, हुँ। लेकिन लोकेशन क्या मिलेगी वो आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी टॉप रैंकिंग होगी तो आपको प्रेफ़रेंस आपके नज़दीक दिया जाएगा। हाँ, जो आप लोगे वो मिल जाएगा, हुँ। नज़दीक तो आपकी इच्छा है लेना है, साउथ जाना है तो साउथ चले जाओ। तो बस यही है, इस बार वैकेंसीज़ दिल्ली वगैरह की थी नहीं, 2 वैकेंसी थी दिल्ली की, वो तो टॉप 10 में ही फ़िल हो जाएगी। और जयपुर की नहीं थी, एक आधी जयपुर की थी शायद, चंडीगढ़ की भी ज़ीरो थी, यूआर कैटेगरी में। हुँ। तो अगली बार दिल्ली की शायद 22-23 वैकेंसी है जीएसटी में, तो अगले अटेम्प्ट में देखते हैं उसमें 100, 150, 200 रैंक में मेरे को दिल्ली मिल जाएगा। और अब ये भी मतलब चर्चाएँ चल रही हैं कि 23 साल के लड़के ने मतलब थ्री स्टार इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल कर ली। गर्लफ्रेंड वगैरह भी रही होगी आपकी? जी, वो तो बहुत ही पर्सनल मुद्दा हो गया। नहीं, थोड़ा वो तो बताना पड़ेगा नहीं, ये डाउट रहता है कि मतलब तैयारी करते टाइम हो जाए तो मतलब छोड़ दें, या फिर कइयों को तो मौका मिल जाता है, ठीक है, बन गई। देखिए, गर्लफ्रेंड वगैरह का ऐसा ही है, अगर पहले से आप इस सब में फँसे हुए हो तो आप उसको मेंटेन कीजिए, कम टाइम दीजिए थोड़ा। और अगर आप उस उन चीज़ों में अभी तक नहीं घुसे हो और आप सोच रहे हो कि मैं बना लूँ और तैयारी का टाइम है, तो बिल्कुल अवॉइड कर दो। कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। पहले से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल मेंटेन कीजिए। लेकिन नया आदमी जो तैयारी में घुस रहा है और सोच रहा है कि मैं आज की भी कर लूँ साथ में, तो वो बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरी चीज़ है। हुँ। तो कोई मज़ा नहीं आएगा उसमें, ना तैयारी हो पाएगी, ना वो रहेगी। क्योंकि लास्ट में नौकरी वही बात है, नौकरी लग नहीं पाओगे, वो भी चली जाएगी। अच्छा, फिर आप बता रहे थे कि ये मेरा मोटिवेशन डोज़ था, इस तरह से स्ट्रैटेजी थी। आगे का क्या गोल है आपका? आगे का फर्स्ट क्लास सर्विस का ही है, कोई यूपीएससी वगैरह या एचसीएस वगैरह का तो निकले एटलीस्ट, या तैयारी तो करें, बाद में रिग्रेट ना रहे कि भाई आईने में शक्ल देखें तो यूँ ना हो कि भाई हुँ। मेहनत ही नहीं करी, शायद ऊपर निकल जाते। तो बस यही है, एक बार तो सीजीएल एक प्लान बी है कि भाई बैकअप हो गया, घर से प्रेशर हट गया, मेरा खुद का प्रेशर हट गया, सोसाइटी का प्रेशर हट गया। तो आगे अब मैं जॉब के साथ भी तैयारी तो करने का ही है इरादा, लेकिन देखते हैं अब किस्मत कहाँ लेके जाएगी। अब ये कहते हैं कि आपने भी ज़िक्र किया कि सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर, एक तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन इन सब प्रेशरों को में बंदा कितना झेलना पड़ता है इन सब प्रेशरों को बंदे को? देखिए, वो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हुँ। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फ़ील्ड में घुस रहा है या जो भी तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, वो कहीं न कहीं शायद
मिडिल क्लास फैमिली से ही है, या हम्म। इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तभी वो आ रहा है इसकी तैयारी में। ऐसा है नहीं बाप दादा का कोई बहुत पैसा पड़ा है धंधा शुरू कर ले, या धंधा पहले से सेट है, वो तो कभी करते भी नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी। तैयारी वही करते हैं जो चांदी की चम्मच के साथ पैदा नहीं हुआ, तो उसके पास बहुत प्रेशर रहता है घर को संभालना, घर वाले भी पूछते हैं क्या है ये वो, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आप पे कि भाई लड़का लगेगा तो घर के हालात सुधरेंगे, या हालात ठीक है तो भी भाई और आगे अच्छा ग्रो करेगा, तो वो बहुत प्रेशर, और बच्चा खुद से ही बहुत प्रेशर ले लेता है उन चीज़ों का, चाहे घर वाले कहें ना, चाहे सोसाइटी कहे ना, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि साथ वाले निकलने लग जाते हैं, साथ वाले अच्छी फैमिली से हैं तो वो वैसे सेट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जब बच्चा मेहनत करता है और फिर सिलेक्शन नहीं होता तो वो अंदर से टूट जाता है। तो बहुत ही गंदा धंधा है ये एसएससी इनका भी, पर चलो जो मेहनत करते हैं तो निकलते ही हैं। नहीं, ये भी कहते हैं ना जिस तरह की अरे एचएससी के बारे में है कि एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी कि जैसे जिस बंदे ने 2022 में फार्म भर दिया और एग्ज़ाम उसका 2-2 साल भी नहीं ले रहे, तो कब तक वेट करे वो? वेट तो देखिए, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, आप स्टेट एग्जाम्स की कम से कम ही तैयारी करें, आप तैयारी करें सेंटर की, स्टेट एग्जाम आए तो दे लीजिए। सेंटर का एग्जाम का क्या प्रोसीजर जो होता है वो एक थोड़ा सा डिफाइंड होता है कि भाई ऐसे ऐसे इतने टाइम में हो जाएगा। स्टेट वाले एग्जाम से कुछ नहीं पता, सरकार बदल गई, वैकेंसी रुक गई, ये हो गया वो, उन चीज़ों में बहुत डिपेंड करता है। तो तैयारी हमेशा सेंटर की कीजिए, और एग्जाम्स फिर जो मन करे दे लीजिए, एचएसएससी वगैरह जो भी देना है। अब हमारे जिस तरह से गाँव-गँवार से या फिर ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चा तैयारी करता है, वो कई बार सोचता है कि कोचिंग की तरफ बहुत जल्दी भागने की कोशिश करता है कि वहीं सब कुछ होगा। क्या गाँव में रहकर भी सीमित संसाधनों में तैयारी बंदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए कोचिंग का तो ऐसा है, ये तो बहुत बड़ा बिज़नेस है, धंधा बना रखा है। ये बच्चा जो नया तैयारी में घुस रहा है वो क्या करेगा, यूट्यूब पे देखेगा पहले जाके कि भाई कैसे तैयारी करनी है ये वो। वहाँ सब वही चल रहा है, एक ही बात चल रही है वहाँ पे, जो कि सच्चाई नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अब कोई कोचिंग है, मान लो सपोज़ करो मैं कोचिंग चला रहा हूँ, आप रैंक ले आए तो मैं आपको पैसे दे दूँगा या जैसे भी खरीद लूँगा, या अपने पास बुला लूँगा कि मेरे उस पे आके प्लेटफ़ॉर्म पे आके इंटरव्यू दीजिए। तो वो स्ट्रैटेजी भी गलत बताएगा। स्ट्रैटेजी वो कोचिंग की रेलेवेंस में बताएगा कि मैंने इससे पढ़ा, मैंने आपसे पढ़ा, मैंने ये करा, उससे मेरा इतना फ़ायदा हो गया। जबकि है ऐसा, एग्ज़ाम में बहुत ही रेलेवेंट सा सिलेबस पूछा जाता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बेस्ड आता है, एक आधा क्वेश्चन नया जुड़ता है। लेकिन कोचिंग में क्या करवाते हैं, आपको हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक दे देंगे, ये दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन दिखते ही ऐसे उड़ा दो। मैं तो ये कहता हूँ बेसिक से चलो बिल्कुल, वो इतने शॉर्टकट ना तो आपके याद होने, और इतना हाई लेवल का पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 27-28 क्वेश्चन करने हैं, 30 में से मैथ्स के सिलेक्शन लेने के लिए रामानुजन बनना नहीं कि 30 में से 30 मारने। एक आधा क्वेश्चन आएगा, किस्मत हुई तो हो जाएगा, आपने तैयारी कर रखी है तो, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। जो जो आना है पेपर में उसको अच्छे से कीजिए, बाकी कोचिंग के पीछे मत भागिए, क्योंकि इनका तो हर साल इनको तो नई चीज़ डालनी है। पिछला बैच कौन खरीदेगा अगर नया कुछ नहीं डालेंगे, तो ये बहुत ही इर्रेलेवेंट हो गया है कोचिंग वाला धंधा। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल नया घुस रहा है कोई तैयारी में, तो उसको कुछ बेसिक सीखने पड़ते हैं एसएससी के, कुछ अरिथमेटिक में कुछ चीज़ें होती हैं, यूनिट डिजिट वगैरह, तो वो सब यूट्यूब से भी कर सकता है। यूट्यूब पे कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो जिन्होंने फ्री बैच डाल रखे हैं, तो उनसे सेलेक्टिवली पढ़ ले बच्चा, और बाद में सेल्फ स्टडी। आपका क्या रहा था मतलब कितने परसेंट कोर्स का हिस्सा रहा था? कितने परसेंट आपने ऑफ़लाइन का हिस्सा लिया था, ऑनलाइन का हिस्सा लिया था? इसके बारे में थोड़ा बताओगे? देखिए मेरा बेस अच्छा था, और कोर्स का ऐसा है कि मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा-थोड़ा एसएससी के बेसिक्स देख लिए थे। भई अप्रोच क्या है क्वेश्चन को करने की। उसके बाद सेल्फ स्टडी थी, बेस ठीक था, तो मॉक्स वगैरह में नंबर ठीक आते थे। और प्री जब निकला मेरा, तो मेंस की तैयारी मेरी इतनी नहीं थी, तो मेंस की तैयारी करने के लिए मैंने बैच लिया एक। टीचर तो मैं नहीं करूँगा डिस्क्लोज़, डिफेम नहीं कर सकता पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, लेकिन मैंने वो 10-5 दिन करा, एक आधा चैप्टर देखा, लेकिन मेरे ये समझ आ गया इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे, बहुत ही ज़्यादा इर्रेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, और ये टाइम है नहीं, 2 महीने में सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। या तो मैं कोचिंग का ही कर पाऊँगा, वो एक सब्जेक्ट तैयार होएगा मैथ्स मेरा, या मैं अच्छे से खुद का ही कर लूँ, कोई प्रीवियस ईयर बुक ही ले लूँ और वो तैयारी कर लूँ। तो मैंने फिर कोचिंग ली थी, लेकिन करी नहीं, 10-15 दिन करके छोड़ दी, मेरे समझ आ गया, मैं बुक पे आ गया। बुक मैंने करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ही, और पेपर आया वही ईज़ी बिल्कुल। अब पेपर तो ऐसा आया जो बुक से भी हो सकता है और कोचिंग से भी हो सकता है, क्योंकि लेवल नहीं था पेपर का मैथ्स वगैरह में। लेकिन टीचर्स क्या है कि ये मेरे से पढ़ा था, जबकि वो बुक से पढ़ के भी वही उसके नंबर आने हैं, लेकिन कह देंगे ये मेरे से पढ़ा हुआ था, इसकी इतनी रैंक आ गई, ये आ गया, वो आ गया, जबकि वो बुक भी सफिशिएंट थी, मोर देन सफिशिएंट थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई करो, वही है रामबाण इलाज एसएससी का या कोई भी एग्जाम हो।
पहले एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखो, उनको करो अच्छे से। बाद में टाइम है, आपकी सीखने की इच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर सीखने की इच्छा है तो करो, आप किसी भी कोचिंग का लो, कितना ही लेवल का पढ़ो, कितना ही डीप में पढ़ो, तो वो खुद की प्रेफरेंस है। अदरवाइज कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, 1-2 महीने यूट्यूब पे बेसिक्स देख लो, देखने हैं तो फिर कोई बुक उठा लो, उसको 4 बार रगड़ दो, यही है स्ट्रेटेजी। अब ये भी कहते हैं कि ये जो रैंकिंग है या फिर जो जो मतलब टॉप 10 में आ गया, 15 में आ गया, इनको भी खरीदा जाता है बिल्कुल। करोड़ों में। हाँ, पीछे कंट्रोवर्सी भी चली थी, शायद 21 वाले में थी या 21 वाले में चली थी शायद, सीजीएल में एक टॉपर को खरीदा था 15 लाख में या 20-25 लाख में, कैसे खरीदा उसने, जो टॉपर ने मुंह मांगा दाम दिया उसी पे वो हाँ भर दी और वो उसको बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ, सब यूट्यूबर्स आ गए, टीचर्स एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, उसने खरीद लिया, उसने ये रिएक्शन वीडियो बना दी, उसने ये कर दिया, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं, बच्चे वही देखे जा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। 15-20 दिन बाद कोई मीटअप की वीडियो आती है, वही टीचर्स हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बिजनेस है, तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। टॉपर्स खरीदे जाते हैं, टॉपर्स को भी मत सुनो, सुनो ऐसे चैनल को या ऐसे कॉन्वर्सेशन को, या तो जो खुद का चैनल बना के टॉपर दे रहा है बातचीत, कि खुद के चैनल पे बात कर रहा है, या किसी ऐसे चैनल पे दे रहा है जिसका कोई कोचिंग से रिश्ता नहीं है। कोचिंग पे जो टॉपर्स बता के जा रहे हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ है, और वो पूरे चांसेस हैं कि वो स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की भी नहीं। नहीं, ये कंट्रोवर्सी जो करते हैं कोचिंग वाले, इसमें तो सरासर बच्चे का ही नुकसान है। जी, बच्चे का नुकसान है, उनके पैसे बनते हैं इन चीज़ों में भी, फेम मिलता है, कंट्रोवर्सी सब देखते हैं, सबको मसाला चाहिए, सब जाके देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उनका तो इन कंट्रोवर्सीज में ही पैसे मिल रहे हैं, उन्हें तो व्यूज़ आ रहे हैं बढ़िया। तो वो बच्चों का तो नुकसान ही है उन चीज़ों में, बच्चों को कुछ नहीं करना, बंद करो सब, अपने किताब पकड़ लो, एक एकांत में चले जाओ, एक कमरा पकड़ लो, उसी में तैयारी करो। सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमियां देखो, अगले साल क्या इंप्रूव कर सकते हो, जरूरत पड़े तो कोचिंग लो, मैं नहीं कह रहा कि कोचिंग मत लो, लेकिन जहां तक मेरे को फील होता है कोचिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपने सेल्फ स्टडी की या फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की थी? लाइब्रेरी देखिए, मैंने लाइब्रेरी की भी है ज्वाइन, 1-2 महीने कर ली या नहीं करी ऐसे भी था, लेकिन लास्ट इस प्री और मेंस के टाइम तो मैं पुणे था भाई के पास, पुणे की 2019 वाले मॉडिटर की ज्वाइनिंग आई थी, और बाद में वो वहीं पुणे से जयपुर शिफ्ट मार गया था इसमें एक्साइज में। तो पुणे में अकेला ही था, पेपर मैंने पुणे का भर दिया था, तो वो लाइब्रेरी जैसा ही काम था, घर पे मैं अकेला रहता था, पढ़ लेता था सारा दिन, मॉक दे लिए ये वो, सारा दिन दिमाग में पेपर ही घूमता था, तो वो माइंड सेट तैयार हो गया था। तो अब एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं हम, तो एक बार थोड़ा प्रोसेस बताओगे कि पहला प्री होता, फिर मेंस, और फिर मतलब टाइपिंग वगैरह क्या कुछ होता है, थोड़ा एक बार डिस्क्राइब करना चाहोगे? देखिए, प्रोसेस इस साल बदल गया है काफ़ी, पहले भी प्री मेंस होता था, पहले प्री के मार्क्स जुड़ते थे, इस बार प्री कर दिया क्वालिफाइंग। सब्जेक्ट आते हैं 4 प्री में, रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश, बराबर वेटेज होती है 50-50 नंबर। इस बार क्वालिफाइंग था, तो वो क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस में जाओगे, मेंस होता है 390 नंबर का, उसमें इंग्लिश आती है आपकी 135 नंबर की, 45 क्वेश्चंस आते हैं, और मैथ्स आती है आपकी 90 की, रीजनिंग आती है आपकी 90 की, और जीके आती है आपकी 75 की। तो वो मेंस के आपकी मेरिट बनती है, मेंस में जो आपके मार्क्स हैं, मेंस वाले दिन ही आपका टाइपिंग ले लिया जाता है, और एक कंप्यूटर का सेक्शन आता है, वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो उसमें क्वालिफाई अगर कंप्यूटर में कर गया, आप टाइपिंग में कर गए, और मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं मेरिट वाले, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस चलता है, एसएससी रिजल्ट निकाल देगी और डिपार्टमेंट को दे देगी आपका, भाई इसका सिलेक्शन हो गया, फिर डिपार्टमेंट आपका डीवी लेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लोकेशन भरवा लेते हैं बीच में, और फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो अंत में अगर आपसे पूछना चाहें, जो भी स्टूडेंट है जहाँ भी पढ़ता, चाहे वो शहर में पढ़ता हो चाहे वो गांव में पढ़ता हो, तो उसके प्लान या फिर किस तरह से उसने तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या उसको मोटिवेशन के रूप में करना चाहिए, किताबों से जुड़ा हो या इंटरनेट, इन सब के बारे में एक बार आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश यही है, मैं अभी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है रामबाण इलाज किसी भी एग्जाम का। उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत है आपको तो आप अपने प्रेफरेंस से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 से 3 बार एक ही किताब पकड़ लो, ऐसा नहीं है 5 किताब से पढ़ रहे हो, एक किताब पकड़ लो, उसको 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, वो करो। बेसिक अप्रोच रखो, कोई ऐसा नहीं कि हर चीज़ का आपको फॉर्मूला रटना है, नहीं रटना। गिनती की चीज़ें पूछी जाती हैं, उन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और बाकी फिर किस्मत भी काम करेगी, सब काम करेगा। और ये मैं सिर्फ मैथ्स में नहीं कह रहा, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, और इवन जीके में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं आपको। पिनेकल की बुक्स आती हैं, वो ले सकते हो आप, पिनेकल की मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके की, तो वो करो।
बाकी करंट अफेयर्स वगैरह वो थोड़ा आपका लक का भी गेम है, आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी की भी पीडीएफ पढ़ सकते हो, फंसा तो फंस जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपको वो नहीं छोड़ने, क्योंकि वो सब कर देंगे। तो उनमें आपको पीछे नहीं जाना, बाकी थोड़ा किस्मत है आपकी, क्या क्वेश्चन फंसा आपके। और इंग्लिश का अगर बताऊं तो मैं देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, लेकिन लॉन्ग रन में अगर इंग्लिश आपको तैयार करनी है तो लैंग्वेज है वो जितनी रीडिंग करोगे उससे आएगा आपको। आप कोई न्यूज़पेपर पकड़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी है, वो पढ़ो, डेली हैबिट बनाओ, बुक्स पढ़ो ज़्यादा, इंग्लिश आपकी वैसे डेवलप होएगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ग्रामर के रूल्स रट लो, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। ये मीडियम इसमें सीजीएल में हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों रहते हैं? मीडियम होता है, लेकिन इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होता है, अच्छा। वैसे दोनों मीडियम होता है। तो ये थे हमारे साथ एसएससी सीजीएल के टॉपर जो आजकल जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके हैं। हमारी इनके साथ शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। तो और अगर आपके साथ कोई सवाल रह गया हो, आप इनसे कुछ जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। हम आगे अगर हम इनका इंटरव्यू कर पाए तो वर्दी में 3 स्टार के साथ ज़रूर मिलेंगे। तो जो भी आपका सवाल है आप नीचे कमेंट में बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जी। और जी इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, खबर हरियाणा की, और इनको भी बहुत बहुत आगे आने वाले फ्यूचर में अपने फ्यूचर वेंचर्स के लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो या कोई बात रह गई हो, कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, ये मेरे को बता देंगे, या कमेंट का मैं ही रिप्लाई कर दूंगा, या आप इंस्टा पे भी कुछ करना चाहते हैं तो ये डाल देंगे, मेरा यूज़र नेम वगैरह उस पर आप कर सकते हैं। और वैसे मैं इतना एक्टिव हूँ नहीं सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर कर दूंगा कोई जेन्युइन डाउट होगा तो।